चलिए खबर दोपहर में अब अहम खबरों पर भी नजर डालेंगे। बाबरी मस्जिद मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत 29 जनवरी को होगी। इससे पहले नई बेंच कायम की जाएगी। आज जैसे ही समाअत के लिए बेंच बैठी, मुस्लिम फरीक के वकील राजीव धवन ने बेंच में जस्टिस यूयू ललित की मौजूदगी पर ऐतराज जताया। चीफ जस्टिस ने जस्टिस यूयू ललित से बात की। जस्टिस यूयू ललित ने केस से अलग होने की ख्वाहिश जाहिर की। बेंच ने कहा कि जब एक जज केस से अलग होना चाहता है तो केस की समाअत नहीं हो सकती। समाअत के लिए नई आईनी बेंच तश्कील दी जाएगी। और ये कहते हुए अदालत ने समाअत की नई तारीख 29 जनवरी मुकर्रर कर दी। फरीकीन की जानिब से वकील और बड़ी तादाद में मीडिया नुमाइंदे अदालत के अंदर और बाहर मौजूद रहे। समाअत शुरू होने से पहले केस से मुतालिक दस्तावेजात के बंडल भी अदालत पहुंचाए गए। Today there is no bench. One judge is recused. So the 4 judges can't decide whether it should be heard by day to day or not. When it will come up before the court, and in fact it's a civil suit, it should be heard day to day. There is without doubt about it. But then the constitution bench, that means 5 presiding judges are sitting here. Almost half of the court's work will be stopped. And it is going to take time. Please don't imagine that it will be over in a jiffy, just in a day's time, 2 days' time. No. 50,000 pages of documents, hundreds of witnesses, 10,000 pages of judgment. Right. After all, both parties, Hindu and Muslim side, have challenged the judgment, same judgment. Both are aggrieved because it was a title suit, and unfortunately the High Court, the trial court, has converted it into a partition suit and divided the property where there was nobody's case like that. So all the parties are aggrieved by that judgment. So will the Supreme Court will have to read the entire judgment to find out and say that this is a flawed judgment, according to me. Dr. Dhawan is arguing in this matter. Finally, I am not arguing finally in this matter. But Dr. Dhawan is fully prepared and he is doing an excellent job. रिपोर्ट से पता चला है कि जो अयोध्या की हियरिंग जिस बेंच को करनी थी, अब उस बेंच में कुछ तब्दीली होगी और दोबारा से हियरिंग 29 जनवरी से शुरू होगी। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि 29 जनवरी से अब इस पर बाकायदा इंशाअल्लाह हियरिंग शुरू हो जाएगी, जिससे कि अयोध्या जैसे सेंसिटिव मामले पर फैसला हो सके और इस हमारे मुल्क को इस अहम मसले से हमेशा के लिए निजात मिल सके। और जाहिर सी बात है, हम सबका पूरा एतमाद और यकीन सुप्रीम कोर्ट पर है और उसके जजेस पर है, और जो भी फैसला होगा वो हम सबको काबिल कबूल होगा। आज चीफ जस्टिस के साथ जो बेंच बनी उसमें 2 बातें पॉइंट आउट हुई। एक तो ये बताया गया कि जस्टिस ललित साहब को पहले 97 में कल्याण सिंह के मैटर में अपीयर हुए थे, तो कोर्ट को सिर्फ बताया गया, किसी ने एतराज़ नहीं किया। जजेस ने खुद मशवरा किया। ललित साहब ने कहा कि शायद उनका इस बेंच में कंटिन्यू रहना मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है हम लोग कुछ कर नहीं सकते, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ये राय है हमारे बुजुर्ग कुली की और ख़ुद ललित साहब की, ही डज नॉट वांट टू कंटिन्यू। दूसरा पॉइंट उनको बताया गया कि ये हम लोगों की तरफ था, चीफ जस्टिस बना सकते हैं, लेकिन जुडिशल आर्डर में चूँकि 3 जजेस की बात आई है तो प्रॉपर होगा कि चीफ जस्टिस साहब इसका नोट ले लें। तो उनका ठीक है, नोट ठीक है, उन्होंने ऑर्डर लिखवाया और ऑर्डर में लिखवाया पूरी ये बात कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स में चीफ जस्टिस को ये पावर है कि वो किसी मैटर को 2 जजेस को, 3 जजेस को, 5 जजेस को जैसा चाहे वो बनाए, देखते हुए कि क्या उसका रिक्वायरमेंट है। तो इस लिहाज से वो उन्होंने बनाया और फिर उन्होंने डेट लगा दी, रजिस्ट्री को डायरेक्शन दिया है। मुस्लिम्स को फेथ है पूरे सुप्रीम कोर्ट पर। जब पूरे सुप्रीम कोर्ट में फेथ है तो कोई 5 जजेस हो जाए, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है। और केस के फरीक इकबाल अंसारी ने कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है। इकबाल अंसारी से जब सवाल किया गया कि 5 रुकनी बेंच में कोई भी मुसलमान जज नहीं है, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि सच्चाई चलती है। देखिए, ये काम सरकार का है, कोर्ट का है, इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं करते। कोर्ट जो भी करेगा हम उस जो है उसको मानेंगे। हम साफ कहते हैं कि हम इससे राजनीति नहीं करते, चाहे जो वकील हो, चाहे जो जज हो, जो भी वो करेंगे वो हम लोगों को मानना पड़ेगा। ये संवैधानिक बात है। देखिए, ऐसा है, सबके यहाँ वकील ही जाते हैं, हिंदू पक्षकार में भी वकील जाते हैं। आज जाके देखिए, जो है हिंदू महासभा या निर्मोही अखाड़ा कोई नहीं गया होगा।
हम भी नहीं जाते वहाँ वकील देखते, ये आज की बात नहीं है। जो वकील वहाँ जो है मौके पे मौजूद है वही देखते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक काम है। क्योंकि बहुत सी जगह पक्षकार नहीं जाते, वकील ही तारीख लेता है। देखिए, कोर्ट सबूतों के आधार पे चलता है, हिंदू मुसलमान पे नहीं चलता। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो ये जात बात तो नेता लोग बताते हैं, जात तो नेता पूछते हैं। हिंदुस्तान की पब्लिक आज भी मोहल्ले में लोग जात नहीं पूछते, नेता केवल जात पूछते हैं। कोर्ट में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई, कोर्ट चलता है सबूतों के आधार पे। हम कोर्ट की बात मानेंगे, ये हमारा संवैधानिक है। और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन कासिम रसूल इलियास से न्यूज 18 नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की। में आज समाअत हुई है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर हैं, खुद कोर्ट में मौजूद थे, हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्या हुआ, फिर एक तारीख मिल गई है? देखिए, आज असल में जब कोर्ट की सुनवाई शुरू हुई तो हमारे जो वकील थे डॉक्टर राजू धवन साहब, उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया कि ये जो बेंच बनी है उस बेंच में जस्टिस यू ललित जो हैं वो एक बार इससे पहले कल्याण सिंह वाले केस में बाबरी मस्जिद के मसले पर एक पार्टी की तरफ से अपीयर हो चुके हैं, चुनांचे वो इसके लिए यानी इस बेंच के लिए सूटेबल नहीं है। तो कोर्ट ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि ये गलती हुई है। 97 में वो अपीयर हो चुके थे, तो कोर्ट ने इसको माना और कोर्ट ने कहा हम दूसरी बेंच बनाएंगे और अगली तारीख 29 होगी। इसके अलावा कोर्ट में ट्रांसलेशन का इशू भी उठा कि जिसमें ये बात कही गई कि भाई ये जो ट्रांसलेशन 42,000 पेजेस का ट्रांसलेशन था, जिसमें से 19,000 पेजेस का तर्जुमा पार्टियों ने करवाया कोर्ट के ऑर्डर की बुनियाद पर। तो कोर्ट ने कहा कि हम हमारी रजिस्ट्री को हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि वो उसकी ऑथेंटिसिटी को, यानी जो ट्रांसलेशन हुआ है वो ऑथेंटिक है या नहीं, इसके ऑथेंटिसिटी को चेक करने की वो देंगे। इससे पहले कपिल सिब्बल आपकी तरफ से पेश हो रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा 2019 के बाद इस मामले की सुनवाई हो कि इससे पॉलिटिकल माइलेज लिया जा रहा है। अब आपने कहा कि जज ठीक नहीं है। ये जो तासुर पेश करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे तरफ से डिले किया जाए, बिल्कुल गलत बात है। इस केस में हमारा पक्ष बहुत मजबूत है, हम डिले करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। देखिए, पहली बात तो ये कि जब कपिल सिब्बल ने ये मसला उठाया था, वो बात ये सिर्फ थी कि एक मशवरा था कोर्ट के सामने कि चूंकि ये एक पॉलिटिकल इशू बन चुका है और जो पार्टियां इसमें इन्वॉल्व है वो पार्टी इसको पॉलिटिकल माइलेज के लिए इस्तेमाल कर रही है और ये हकीकत है, सब जानते हैं इसको। इसलिए अगर कोर्ट संजीदगी से इस सवाल को सुनना चाहता है 2019 के बाद सुना जाए। कोर्ट ने नहीं माना इस बात को, ठीक है, नहीं माना, खत कोई बात नहीं है। आज जो इशू हमने उठाया था वो बिल्कुल पर्टिनेंट इशू था, बहुत रिलेवेंट इशू था। जाहिर है कि जो भी बेंच होनी चाहिए वो बेंच निष्पक्ष होनी चाहिए, उस पर कोई सवाल खड़ा नहीं होना चाहिए। और जाहिर बात है कि इस पर सवाल खड़ा हो रहा था। एक जज साहब इससे पहले अपीयर हो चुके थे एक पार्टी के लिए, तो वो कैसे जज हो सकते हैं इसके अंदर? स्पेशली हमने कहीं ये बात नहीं कही एक मुस्लिम जज होना चाहिए। अलबत्ता हमने ये बात कही थी कि अगर इसमें ऐसे जजेस होने चाहिए जो वक्फ से मुताल्लिक़ मामलात से वाक़फ़ियत रखते हों, जो वक्फ एक्ट को जानते हों। चूँकि मस्जिद जो है एक वक्फ की ज़मीन है, उस रेवेन्यू रिकॉर्ड, लैंड रिकॉर्ड, ऐसे जानकार लोगों इस बेंच में होने चाहिए। वो मुसलमान भी हो सकते हैं, गैर मुस्लिम भी हो सकते हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ना हमारा कोई मुतालबा है। अभी आप कह रहे थे कि हम क्यों डिले करेंगे और हमारा केस मजबूत है, हालांकि दूसरा फरीक भी ये कहता है कोर्ट में फैसले की बुनियाद टाइटल है, फेथ नहीं है। कि वहाँ मस्जिद मौजूद थी 450 साल से, नमाज हो रही थी उसके अंदर। 22 दिसंबर 1949 की रात में गलत तरीके से उसमें मूर्तियाँ रख दी गई और कोर्ट के रिकॉर्ड के अंदर ये मौजूद है। उस पर जो FIR हुई उसके अंदर ये बात कही गई है कि ये FIR एक हिंदू कांस्टेबल ने दर्ज कराई है और इसके ऊपर भी जो उस वक्त के जस्टिस वहाँ के कमिश्नर ओगरा साहब थे, उनका एफिडेविट मौजूद है। डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर, उन्होंने साफ तौर पर कहा उनकी तरफ से कोई देरी की बात नहीं है, कोई अड़ंगा नहीं है, लेकिन अगर कोई वाजिब सवाल है तो वो सवाल जरूर उठाया जाएगा। कैमरामैन नगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18। ये चाहते हैं कि वो इंसाफ करें और लोगों को दिखाई दे कि उन्होंने इंसाफ किया है। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। बुलंदशहर तशद्दुद मामले के एक और मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। मुलजिम शिखर अग्रवाल 1 महीने से फरार था। पुलिस इसे हापुड़ से गिरफ्तार करके लेकर आई। शिखर अग्रवाल बीजेपी युवा मोर्चा का इलाकाई सदर भी है। उसने एक धमकी भरा वीडियो भी जारी किया था। मध्य प्रदेश के ओरछा में राम मंदिर की सीढ़ियों पर एक बैग मिला और जब बैग को खोला गया तो उसमें 1 महीने की मासूम रोती बिलखती बच्ची मिली। आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश के ओरछा में वाक़े राम मंदिर है।
सुबह सुबह भगवान के चरणों की बीन नहीं बल्कि एक बच्ची के बिलकने की आवाज आ रही है, जिसे उसके माँ बाप ने मंदिर की सीढ़ियों पर राम भरोसे छोड़ दिया है। मंदिर की सीढ़ियों पर दर्शन को जा रहे श्रद्धालुओं को एक बैग से रोने की आवाज आई। ये एक नन्ही सी बच्ची है जो सिर्फ 1 महीने की है। बैग में बच्ची के साथ एक दूध की बोतल भी मिली है। शायद जाते जाते माँ बाप को थोड़ा रहम आ गया था। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पुलिस को शक है कि बच्ची को बेयारो मददगार छोड़ने वाले माँ बाप शौहर और बीवी हैं। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है और लोग अफसोस जता रहे हैं, लेकिन अब शक, यकीन, अफसोस बच्ची को माँ बाप की तलाश तक नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि माँ बाप ने उसे खुद देखना गवारा न किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मौजूदा दौर मुसाबकती दौर है, मुकाबले का दौर है। नए ज़माने के बच्चों की तालीम और तरबियत किस तरह से की जाए, बच्चों में मुकाबले की सलाहियतें किस तरह से पैदा की जाएं, इसी उन्वान पर बेंगलुरु में एक खास प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। एक रिपोर्ट। बेंगलुरु के एक स्कूल में वालिदैन की रहनुमाई के लिए खुसूसी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर माहिर तालीम कवीन मैक्रोमैक ने बच्चों की तालीम और तरबियत को बेहतर बनाने के लिए कई अहम मशवरे दिए। मोबाइल फोन, इंटरनेट, सोशल मीडिया के मुस्बत और मनफी पहलुओं पर प्रोग्राम में गुफ्तगू हुई। कवीन मैक्रोमैक ने कहा कि बच्चों को मुकम्मल तौर पर टेक्नोलॉजी से दूर रखना दुरुस्त नहीं, ताहम वालिदैन बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि किस तरह और कब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। गवीन कहते हैं कि बच्चों का ज्यादातर वक्त किताबें पढ़ने और लिखने में सरफ हो। पढ़ाई लिखाई से ही बच्चों की शख्सियत संवर सकती है। It will teach them how to use technology, essentially. We need to go back to the book. We need to go back to literature. Literature is reading, comprehension, it's writing. Turn our faces away from technology, still use it in an appropriate manner, but make sure that we're not leaving the library out, leaving the book out, and leaving the comprehension out. Because visuals are one thing, but we know, and we can see it already. Too much exposure to technology is a problem. It turns into isolation, it turns into bullying, it turns into anxiety. गवीन मैक्रोमैक का मानना है कि बच्चों को उनकी मादरी जबान, तहजीब और सकाफत से बिल्कुल दूर न रखा जाए। उनका कहना है कि एक से ज्यादा जबानें सीखने से बच्चों के इल्म और समझ में इजाफा होता है। ज्यादातर मगरबी ममालिक में बच्चे सिर्फ अंग्रेजी ही सीखते हैं। ये वहाँ की एक बड़ी कमजोरी है, जबकि हिंदुस्तान और दीगर ममालिक में बच्चों को एक से ज्यादा जबानें सीखने का मौका मिलता है। I think the big problem that you would face as a country is if you turned everything to English, you would lose your identity. Don't lose your language, don't lose Urdu, don't lose your cultural heritage. You need to retain that because that is who you are. प्रोग्राम में इस बात पर जोर दिया गया कि बच्चों के साथ मारपीट, डांट टपट से काम न लिया जाए। माँ बाप के अखलाक और किरदार का रास्त असर बच्चों पर होता है, लिहाजा बच्चों की आदतों को बदलने से पहले वालिदैन अपनी आदतों को बदलें, यानी खुद की इस्लाह करें। बच्चों को किस तरह से ब्रिंग अप करना, किस तरह से उनको पॉजिटिव थॉट्स देना, किस तरह से उनको रब करना नहीं, गुस्सा करना नहीं, उनको साथ है ना उनके जो खामियां हैं उसको बदलने के लिए खुद अपने आप को बदले को है ना, हम पहले है ना वो सही चीज़ क्या है हम खुद पेश करना उनके सामने, सो दैट दे कैन टेक इट अप। मौजूदा दौर में बच्चों को वक्त की पाबंदी करने, बच्चों की सेहत और तफरी का ख्याल रखने, बच्चों की हमजहत तरक्की और नशोनुमा के लिए पाकीज़ा और खुशगवार माहौल फराहम करने की जरूरत पर जोर दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के इम्कानी इत्तेहाद को अवामी सतह पर मुस्बत अंदाज से देखा जा रहा है। हालांकि सियासी पार्टियों के अपने अपने मौक़िफ़, अपने अपने ख्यालात हैं, लेकिन आम लोग यही मानते हैं कि बरसरे इक़्तिदार जमात अपने दावे और वादे पूरे करने में नाकाम रही, लिहाजा लोग मायूसी में मुब्तला होकर दूसरी जानिब देखने लगे हैं। पेश लखनऊ से तारिक कमर की ये रिपोर्ट।
यूं तो समाजवादी और बीएसपी के माबैन हमेशा सियासी जंग चलती रही है, लेकिन अखिलेश यादव के मुस्बित रवैयों और मुहतात गुफ्तगू ने कुछ गुंजाइशें जरूर पैदा कर दी थी, जिसका असर अब यूपी में देखने को भी मिल रहा है। दो सियासी हरीफ बीजेपी को शिकस्त देने के इरादे से एक हो रहे हैं। ये जो गठबंधन हुआ है जनता का गठबंधन है। इसमें सारी जनता, नीचे की, ऊपर की, बीच की जो जनता है, जिसको मोदी जी की सरकार में और भाजपा की सरकार ने दबा दिया है, दबे कुचले किसान, मजदूर, सभी लोगों के अंदर खुशी इस बात की है कि अब जो सरकार आएगी कम से कम उनके बारे में सोचेगी। ये सरकार तो बड़े लोगों की सरकार थी, सूट बूट की सरकार थी, कम से कम किसान की सरकार तो आएगी। किसान की बात करने वाली, गरीबों की बात करने वाली, दबे कुचलों की बात करने वालों की सरकार आएगी, जो कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये गठबंधन जो है, माननीय अखिलेश यादव जी या चाहे मायावती जी हों या चाहे अदर लोग हों, सब लोग ये लोग जो है हमेशा गरीबी की बात करते आए हैं और लोग खुद नीचे तबके से ऊपर आए हैं। गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसानों की आत्महत्या, बच्चों का कुपोषण, तो आप इस पे काम करने के बजाय शिक्षा के अधिकार का कानून देश में लागू है, मुफ्त और अनिवार्य, और यहाँ हजरतगंज के चौराहे पे बच्चे भीख मांग रहे हैं। तो आप मानवीय समस्याओं को हल करने के बजाय और ये भावनात्मक मुद्दों में जो लोगों को उलझा रहे हैं, इससे आप देश को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। इस इम्कानी इत्तेहाद को अवामी ताउन भी खूब मिल रहा है। लोग बरसरे इक़्तिदार जमात और उसकी हमनवा तंजीमों से नाराज हैं। पसमानदा और अक़लियती तबके के लोग तो साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि उनके साथ जैसा सलूक इस हुकूमत में किया जा रहा है, वैसा कभी किया ही नहीं गया। जो कुछ भाजपा और उसकी सरकार कर रही है वो अवाम मुखालिफ है। अवाम में हम सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं देख रहे हैं, हिंदुओं को भी देख रहे हैं, सिखों को भी देख रहे हैं, ईसाइयों को भी देख रहे हैं, दलितों को भी देख रहे हैं, पिछड़ों को भी देख रहे हैं, आदिवासियों को भी देख रहे हैं। सबके खिलाफ है, किसी के हक में नहीं है। हालांकि अभी आम चुनाव में 3 माह से ज्यादा का वक्त है और बीजेपी की आला क़यादत ये दावे कर रही है कि हुकूमत एक मर्तबा फिर उनकी ही बनेगी। यकीन से तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये सियासत है, लेकिन इतना जरूर है कि अगर ये इत्तेहाद तश्कील पा गया तो बीजेपी के लिए इक़्तिदार की राह मुश्किल जरूर हो जाएगी। उत्तर प्रदेश का सियासी मंजरनामा तेजी से तब्दील हो रहा है। बीएसपी और एसपी की बढ़ती कुर्बतों ने बीजेपी और उसकी हमनवा तंजीमों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। ये इत्तेहाद क्या रंग दिखाएगा ये तो आने वाला इलेक्शन ही बताएगा। ताहम इतना ज़रूर है, अवामी सतह पर इसका बड़ा इस्तकबाल भी किया जा रहा है। कैमरामैन सर्वजीत के साथ न्यूज़ 18 उर्दू के लिए तारिक कमर, लखनऊ। कश्मीर और चिल्लाए कलां की ठंड और ऐसी शदीद ठंड में हर कोई अपने घर में ही रहने को तरजीह देता है, लेकिन इल्मी और अदबी महफिलों के लिए ये ठंड भी रुकावट हरगिज नहीं। इन दिनों तहजीबी और सकाफती सरगर्मियों का जम्मू कश्मीर में खूब इनेकाद किया जा रहा है। तो आप देखिए हमारे नुमाइंदे सनम तसद्दुक की ये खास रिपोर्ट। मुझे इजाजत दें, आदाब। कश्मीर में इस साल चिलकलां रिकॉर्ड तोड़ सर्दी के साथ आया है। सर्दी की इस शिद्दत ने डल झील को मुंजमद कर दिया। दर्ज हरारत में हद दर्जा कमी आ गई है। इसकी वजह से मामूल की सरगर्मियां मुतासिर हुई हैं और पेशतर अफराद इस ठंड में बाहर जाने और दीगर सरगर्मियों में हिस्सा लेने को कम ही तरजीह देते हैं। लेकिन वादी में जिस तरह कुछ यूरोपीय मुल्कों का दौरा किया है, अमेरिका का दौरा किया है, बहुत सारे मुल्कों में मैंने देखा जहां सर्दी यहाँ से बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन दूसरी हकीकत यह है कि वहाँ जो ज़्यादा काम होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होते हैं, वो सर्दियों में होते हैं। खैर उनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, हमारी फैसिलिटीज़ कम है।